हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सेकेंड लेक्चर और आज हमें पढ़ना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड के बारे में। ठीक है, हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है और स्पीड कितने टाइप्स के होते हैं, ये चीज़ें आज अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी समझ शुरू करते हैं। अपन समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। तो ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम इसके डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशंस वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, उसमें सारे डेफिनेशंस लिखे होंगे। ठीक है, बस हम समझते चलते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो देखिए, हम बोलते हैं कि कोई पाथ और उस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होती है, उस पाथ की एक्चुअल लेंथ, उसी को बोला जाता है डिस्टेंस। ठीक है, मतलब जो पाथ है उस पाथ की एक्चुअल लेंथ को ही बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे समझिएगा, अगर मान लीजिए ए पॉइंट था, ए से आप चले और चलते 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 बी तक पहुँच गए। ठीक है, तो हम बोलते हैं इसमें कि जो आपने ये पाथ लिया है, जो ये रास्ता आपने सिलेक्ट किया है, इस रास्ते की पूरी जो लेंथ मिलने वाली है, इसी लेंथ को अपन बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इस पूरी लेंथ को बोला जाता है डिस्टेंस। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम बोलते हैं कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच, मतलब हम बोलेंगे फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट के बीच की जो लेंथ होती है, उसी लेंथ को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की जो लेंथ होती है, उसी को बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे बात करें कि जो एक्चुअल लेंथ था, ये पाथ की जो एक्चुअल लेंथ थी, उसको डिस्टेंस बोले थे, लेकिन ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी या इन दोनों के बीच की जो लेंथ होगी, उसी लेंथ को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो खैर ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं इसके यूनिट की, फिर हम बात करेंगे इसके डायमेंशन की, फिर हम बात करेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले हम स्केलर और वेक्टर पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर यहीं पे बात करें इसके यूनिट की तो यूनिट होती है मीटर। ठीक है, लेकिन अगर यूनिट में बात करें तो यूनिट हम दो तरीके से देखेंगे, एक हम देखेंगे एसआई यूनिट और दूसरी हम देखेंगे सीजीएस यूनिट। ठीक है, अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट होती है मीटर और सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बार डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट मीटर और सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम एक चीज़ और देख लें, इसी में नोट करके लिख लें। नोट क्या लिख लें, अपन डायमेंशन की बात कर ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसके डायमेंशन की बात की जाए तो जो डिस्टेंस है वो एक लेंथ होती है और लेंथ की डायमेंशन होती है एल। तो जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी, एल की पावर 1। ठीक है, एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना था कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है और उसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। अब हम बात कर ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसके वैल्यू की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो भी हो सकता है। अगर इसके यूनिट की बात करें तो इसमें भी हम देखेंगे एसआई यूनिट और देखेंगे फिर सीजीएस यूनिट, ये हम देखेंगे।
तो SI यूनिट इसकी होती है मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ ही है, ठीक है। और CGS यूनिट होती है सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें, अगर हम इसके डायमेंशन को देखें तो जो इसकी डायमेंशन होती है वो होती है L⁻⁴। रीज़न ये है कि डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ ही होती है, इसीलिए उसकी डायमेंशन आएगी L⁻⁴, ठीक है। अच्छा, एक बात इसमें और कर लें कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन अपन देख लेते हैं, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, कौन ज़्यादा होता है, कौन कम होता है, और कब दोनों बराबर होते हैं, ठीक। तो देखिए, केवल एक केस आता है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, केवल एक केस आएगा, और वो केस कब आता है, जब कोई पार्टिकल या कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रही है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रही है, वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, फॉरवर्ड या फिर हम बोलेंगे बैकवर्ड, कुछ भी हो, अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है केवल एक प्रॉपर डायरेक्शन में, तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटी हो, मतलब कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं होगा डिस्टेंस से, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये केस कभी भी नहीं आता है। अगर कभी छोटा बड़ा देखना होगा तो हम कहेंगे कि जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। और एक केस आएगा जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होंगे, जब स्ट्रेट लाइन पाथ पे कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये बात एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अभी तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, इसमें हम यूनिट देखे, डायमेंशन देखे, सब कुछ देख चुके। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर हम किसी अगर ये बात करना चाहें कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी मूव कर रही है, तो फिर कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिससे हम ये जान पाते हैं कि कोई पार्टिकल या कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। तो देखिए, हम अगर किसी भी बॉडी के पास तीन चीज़ें हों, मतलब हम बोलेंगे कि स्पीड हो, या फिर वेलोसिटी हो, या फिर उसके पास एक्सेलरेशन हो, तो अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ किसी बॉडी के पास होती है तो फिर वो बॉडी मूव कर रही होती है, या बोलते हैं कि वो बॉडी मोशन में होती है। मेरी बात समझ आई। अगर आपसे कभी भी पूछे कि कोई बॉडी मूव कर रही है कि या रेस्ट है, मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो कैसे पता चलेगा, तो देखिए, अगर उस बॉडी के पास स्पीड है तो हम बोलेंगे कि बॉडी मोशन में है, अगर वेलोसिटी है तब भी बोलेंगे कि बॉडी मोशन में है, अगर उसके पास एक्सेलरेशन है तब भी हम कहेंगे कि बॉडी मूव कर रही है या बॉडी के पास कोई वेलोसिटी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है, और हमारी सबसे पहले हेडिंग होने वाली है इसमें कि स्पीड होता क्या है, ठीक है। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि स्पीड होता क्या है। तो देखिए, ये है स्पीड। तो देखिए, स्पीड में बात करें तो हम बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि स्पीड इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्टेंस, या फिर हम बोलेंगे कि डिस्टेंस कवर, चलो ये लिख लो, डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन, मतलब ये डिस्टेंस टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम ले रहा है, इसके रेशियो को ही बोला जाता है व्हाट, स्पीड। या फिर हम बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो ये हम लिखेंगे v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज s और टाइम इज t। तो हम बोलेंगे कि v इज इक्वल्स टू s/t। यहाँ पे जो s है वो डिस्टेंस है, व्हाट, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की यूनिट जो होगी वो मीटर होगी। तो डिस्टेंस को हम किस में रखेंगे, मीटर में।
अगर टी की बात करें तो टी टाइम को रिप्रेजेंट करेगा और टाइम की यूनिट होगी सेकेंड, मतलब टाइम को हम किस में रखने की कोशिश करेंगे, सेकेंड में हमेशा रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्पीड के बारे में थोड़ी चर्चा और अपन कर लेते हैं कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है। तो देखिए स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हम बोलेंगे कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इतनी बात ठीक है। अब इसके हम यूनिट की बात कर रहे हैं, तो यूनिट चलिए लग गया तो इसकी भी चर्चा कर लें, लेकिन उसके पहले एक चीज़ और देखिएगा कि यूनिट के पहले एक चीज़ और देखिए कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो हम बोलेंगे कि स्पीड की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद इसके यूनिट की कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो देखिए v इज इक्वल्स टू आया था s/t, ये डिस्टेंस था और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो अगर हम इसके SI और CGS यूनिट की बात करें तो SI यूनिट और ये है CGS यूनिट, तो SI यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड और CGS यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी बात। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन की कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे देखिए v इज इक्वल्स टू s/t है। ठीक, अगर s की बात करें तो एक s एक डिस्टेंस और डिस्टेंस का मतलब लेंथ और लेंथ की डायमेंशन होती है l, तो l की पावर 1 ये आ गया। ठीक है, अपॉन टाइम, और टाइम का डायमेंशन होता है t, तो t की पावर 1। तो अगर इसको लिखना चाहें तो हम लिखेंगे l की पावर 1 और t की पावर -1। ठीक है, ये आ जाएगी वेलोसिटी स्पीड की डायमेंशन। ये किसकी डायमेंशन है, स्पीड की डायमेंशन है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद अपन चर्चा करते हैं कि स्पीड में देखिए दो चीज़ और आती हैं, एक होता है स्पीडोमीटर और एक होता है ओडोमीटर। ठीक है, स्पीड में ही दो टर्म्स हैं ये। अब हम देख लेते हैं कि स्पीडोमीटर और ओडोमीटर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पीडोमीटर की, उसके बाद चर्चा करेंगे अपन ओडोमीटर की। तो अपन समझ लेते हैं कि ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो देखिए स्पीडोमीटर से हमें किसी भी कार या बाइक की इंस्टेंट स्पीड का पता चलता है। इंस्टेंट स्पीड मतलब स्पीडोमीटर किसी कार या बाइक की इंस्टेंट स्पीड को बताती है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं, अगर हम स्पीडोमीटर पे ध्यान दें तो कभी कभी हम बाइक चलाते वक्त देखते हैं कि बाइक में कभी 40 दिखाता है, कभी 60 दिखाता है, कभी 80 दिखाता है। इस तरीके से चीज़ें दिखाती हैं। जो ये कांटा होता है, कांटा जिसको अपन सुई बोलते हैं, कांटा, हाँ भाई, तो ये जब आगे आपने देखा होगा इस चीज़ को कि ये कभी देखते हैं 30 पे होता है, 40 पे होता है, 20 पे होता है, 80 पे होता है, इस तरीके से होता है। तो वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही हमें उसकी स्पीड को बताता है। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि इंस्टेंट स्पीड को ही बताता है स्पीडोमीटर। अब ओडोमीटर की बात करें तो आपने देखा होगा कि उसमें 1 किलोमीटर बताता है कि आपकी बाइक या कार या फिर जो भी है वो इतना चल चुका है। ठीक है, साइकिल में नहीं होता है, तो ये होता है व्हीकल्स में। ठीक है, अब देखिए स्पीडोमीटर क्या बताता है, स्पीडोमीटर बताता है उसकी डिस्टेंस कि कितनी डिस्टेंस कवर की गई है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि स्पीड कितने टाइप्स की होती है, स्पीड को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो देखिए स्पीड जो होता है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरा होता है आपका एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, फोर्थ होता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड ये होता है। ठीक है, अगर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन की बात करें तो आपका एवरेज स्पीड ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से सबको पढ़ते हैं। हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। ठीक है, देखिए
हम बोलते हैं कि अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी या कोई भी कार, बाइक या कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करे, अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो हम बोलते हैं कि वो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। जैसे हम मान लेते हैं कि ए से बी तक हमें जाना था, बीच में सी था, ए से सी की डिस्टेंस 5 मीटर है और ए से सी तक 2 सेकेंड में कवर हो जा रहा है। ठीक है, मतलब ए से सी तक पहुंच रहे हैं 2 सेकेंड में। आगे की बात करते हैं, आगे वाला भी 5 मीटर है और सी से हम बी तक जाते हैं तो भी 2 ही सेकेंड लगता है। तो हम ये बोलते हैं कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है तो जो ऑब्जेक्ट है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, ये चीज़। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं, अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस अगर कवर करती है तो उस टाइप के स्पीड को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, जैसे इसमें समझिएगा, समझिए कि जैसे कोई ए से बी तक आपको अगेन जाना था। ठीक है, और यहाँ से हम समझ लेते हैं कि ए से सी तक 2 सेकेंड टाइम लगा है और 2 सेकेंड में सपोज कर लेते हैं कि 5 मीटर डिस्टेंस कवर हुई है, लेकिन सी से बी जब जा रहा है तो भी 2 ही सेकेंड ले रहा है और डिस्टेंस कवर कर दे रहा है 10 मीटर। तो यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है, तो जिस स्पीड से कवर हो रही है उस स्पीड को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बात समझ में आई? इसके बाद अपन बात करते हैं एवरेज स्पीड के ऊपर कि एवरेज स्पीड है क्या। तो देखिए, एवरेज स्पीड को आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा क्योंकि एवरेज स्पीड पे ही बेस्ट न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड की। तो देखिए, एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड हम बोलते हैं यहाँ पे कि किसी बॉडी द्वारा कवर की गई टोटल डिस्टेंस, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को कवर करने में लगा टोटल टाइम के रेशियो को ही बोला जाता है एवरेज स्पीड। ठीक है, समझिएगा इसको, एवरेज स्पीड को, कि मान लेते हैं कि ये है ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से एफ। ठीक है, हम मान लेते हैं ए से बी तक में जो डिस्टेंस है वो S1 है, डी से सी में S2, ये S3, S4 और ये S5। टाइम लगा है T1, T2, T3 और ये टाइम T4 और ये टाइम T5, ये टाइम लगा है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड है क्या या एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, टोटल डिस्टेंस हम बोलते हैं V एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस का मतलब S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5, यानी कि S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 अपॉन इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में लगा टोटल टाइम, मीन्स T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, यानी कि T1 प्लस T2 T3 T4 और ये T5। ठीक है, यही होता है एवरेज स्पीड। ठीक है, इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अगर वो कंडीशन पहले हम देख लेते हैं तो अगर उस कंडीशन पे बेस्ड या एवरेज स्पीड पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो हमसे हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे अब स्पेशल कंडीशंस। अब देखिएगा, फर्स्टली हमसे ये बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो S1, S2, S3, S4 से लेके Sn ये डिस्टेंस कवर कर रहा है V1 स्पीड से, V2 स्पीड से, V3, V4 और ये Vn स्पीड से। ठीक है, मतलब S1 डिस्टेंस को कवर कर रहा है V1 से, S2 डिस्टेंस को कवर कर रहा है V2 से और S3 को V3 से, इसी तरीके से Sn को कवर कर रहा है Vn स्पीड से। ध्यान से समझिएगा,
S1 को V1 से, S2 को V2 से, S3 को V3 से, S4 को V4 से और Sn को Vn से इस स्पीड से ये डिस्टेंस कवर की जा रही है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि बताइए एवरेज स्पीड कितना होगा, मतलब ये टोटल डिस्टेंस कवर करने में, मतलब जो कवर इस टोटल डिस्टेंस किया है वो किस एवरेज स्पीड से कवर किया है। तो देखिए हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की, तो ये होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस या हम S टोटल कर देते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये टोटल टाइम। ठीक है, ये टोटल टाइम हो गया। ठीक है, ये टोटल टाइम है। अब हम बात करते हैं टोटल डिस्टेंस की, तो S टोटल यानी टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस Sn, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अगर हम टोटल टाइम की बात करें, मतलब T टोटल की टाइम की, तो ये हम लिखेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस Tn, ये ठीक है, मतलब ये समझिए ये है टोटल टाइम। अगर इसको समझा जाए तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से था कि ये S1 डिस्टेंस था V1 स्पीड से, S2 डिस्टेंस V2 स्पीड से, S3 डिस्टेंस V3 से और ये Sn डिस्टेंस Vn स्पीड से कवर किया गया है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि S1 डिस्टेंस को जो V1 स्पीड से कैलकुलेट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लग रहा है T1 के बराबर। V2 मतलब A B C D और इसको अपन N मान लेते हैं। ठीक है, A से B तक V1 स्पीड से और टाइम लग रहा है T1, B से C तक V2 स्पीड से टाइम लग रहा है T2। अगर बात करें कि C से D V3 स्पीड से और टाइम लग रहा है T3 और यहाँ पे टाइम लग रहा है Tn के बराबर। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में ये टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने में ये टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने में ये टाइम, तो ये टाइम लग रहा है। तो अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो देखिए टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है। तो अगर T1 की बात करें तो T1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज S1, टाइम स्पीड इज V1, ये आ गया T1। अगर हम T2 की बात करें तो दिस डिस्टेंस यानी S2 अपॉन स्पीड इज V2, ये आ गया T2। इसी तरीके से अगर Tn की बात करें तो हम लिखेंगे ये डिस्टेंस यानी Sn अपॉन ये स्पीड यानी Vn, ये हो जाएगा। ठीक है, तो T1 T2 ये सब निकल गया। अगर हम T टोटल की बात करें तो T1 के प्लेस पे अपन रखेंगे S1 अपॉन V1, T2 के प्लेस पे रखेंगे S2 अपॉन V2, T3 के प्लेस पे रखेंगे S3 अपॉन V3, इसी तरीके से हम रखेंगे Tn के प्लेस पे Sn अपॉन Vn, ये निकल के आ गया टोटल टाइम। ठीक है, और हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए होता है और ये हमें मिल गया। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे V एवरेज यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस यानी S1 प्लस S2 प्लस S3 से लेके Sn, ये आ गया टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम की बात करें S1 अपॉन V1, S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस ये करते करते Sn अपॉन Vn, ये आ गया एवरेज स्पीड। तो देखिए जब कभी आपको ये दिया हो डिस्टेंस और स्पीड दी हो, डिस्टेंस और स्पीड दी हो और हमें कैलकुलेट करना हो एवरेज स्पीड, तो इसमें हम सबसे पहले ये टाइम लेट कर लेंगे और इस तरीके से टाइम कैलकुलेट करके यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चलिए अपन इसी में देख लेते हैं एक और चीज़। ध्यान से समझिएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोई पार्टिकल है A से B तक जा रहा है, A से B तक जा रहा है और बीच में C एक पॉइंट है। A से C तक की जो डिस्टेंस है वो S है और C से B तक की डिस्टेंस भी S है। अब हम ये बोल रहे हैं कि A से C तक जा रहा है V1 स्पीड से, C से B तक जा रहा है V2 स्पीड से, तो अब हमें बताना है एवरेज स्पीड कितना होगा। ठीक है, ये बताना है। तो देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पे कि A से C तक S डिस्टेंस V1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और टाइम ले रहा है T1 के बराबर।
ठीक है। s डिस्टेंस v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और मान लेते हैं टाइम ले लेता है t2 के बराबर। तो अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा s प्लस एस, यानी कि ये आएगा 2s के बराबर। अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2, ठीक है। अब यहाँ से t1 और t2 अपन कैलकुलेट करते हैं तो t1 इज इक्वल टू s अपॉन v1, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि s अपॉन v1 ये आ जाएगा। अगर हम t2 की बात करें तो t2 इज इक्वल टू s अपॉन v2, तो ये आ जाएगा s अपॉन v2। बात समझ में आई। अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो यहाँ पे पुट करिए s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2 ये आ जाएगा। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। यहाँ से हम लेंगे इनका एलसीएम, ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे, नीचे आएगा v1 v2। अब देखिए v1 v2 ये एलसीएम आ गया, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो v1 कटेगा v2 बचेगा, तो v2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो s v2 प्लस इससे डिवाइड करेंगे ये कटेगा ये बचेगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा s v1, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इसको अपन उठा के इसको पुट कर देते हैं अपने एवरेज वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो v एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस यानी 2s, टोटल डिस्टेंस 2s अपॉन टोटल टाइम, और टोटल टाइम इज s v1 प्लस s v2 अपॉन v1 v2, ये आ जाएगा। अच्छा देखिए 2s को अपन 2s/1 लिख सकते हैं, तो बीच का बीच में मल्टीप्लाई और नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आएगा 2s और इंटू v1 v2 ये आएगा, अपॉन में देखिए s और s कॉमन ले लेंगे तो s कॉमन आ गया, अंदर बचा है v1 प्लस v2, s से s कैंसल आउट, तो यहाँ से v एवरेज बराबर आया है v1 v2 अब 2 टाइम v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो देखिए यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करना है, ये फॉर्मूले याद मत करना, आप इसमें कॉन्सेप्ट को समझिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट और किस तरीके से इस चीज़ को किया जा रहा है, ठीक है। तो आप मेथड समझिए, रट्टा नहीं मारना, ठीक। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की कि सेकंड कंडीशन क्या गिवन है। चलिए अब यहाँ पे हमें दे दिया गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो t1 t2 t3 टाइम के लिए जा रहा है और जो इसके पास स्पीड है वो v1 v2 v3 इस तरीके से है। मतलब समझिएगा ध्यान से, ये सेकंड कंडीशन है, इसमें बोल रहा है कि मान लेते हैं कि यहाँ तक आपको जाना था, ठीक है, a से चलना शुरू किए, b तक गए, b से c तक गए, c से d तक गए और यहाँ पे आप n तक गए। तो ध्यान से समझना, a से b तक जा रहा है तो t1 टाइम ले रहा है और स्पीड है v1, ठीक है। मतलब ये समझिएगा कि v1 स्पीड से जा रहा है और t1 टाइम ले रहा है a से b तक, लेकिन b से c जा रहा है तो स्पीड है v2 और टाइम ले रहा है t2 के बराबर। c से d जा रहा है तो v3 स्पीड से जा रहा है और टाइम ले रहा है t3। यहाँ की बात करें d से n तक जा रहा है तो ये जा रहा है vn स्पीड से और टाइम ले रहा है tn के बराबर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है जब टाइम और वेलोसिटी गिवन हो, ठीक है। हम ऐसा मान लेते हैं कि a से b तक जो कवर कर रहा है डिस्टेंस वो s1 है, b से c तक s2 है, ये हमने माना है, c से d तक ये s3 है, d से n तक ये sn है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम अगर बात करें टोटल डिस्टेंस की तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू s1 प्लस s2 प्लस s3 से लेके sn ये होगा। अब देखिए डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ये पे बोलेंगे स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम ये होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें डिस्टेंस यानी s1 की तो स्पीड इनटू टाइम यानी v1 t1 ये आएगा, प्लस
अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो v2 t2, तो हम लिखेंगे v2 t2 प्लस s3 यानी v3 t3, तो v3 t3 ये आ जाएगा, प्लस करते करते vn tn ये आ जाएगा। तो हमें ये टोटल डिस्टेंस मिल गई है। अब हम बात कर रहे हैं टोटल टाइम की, तो टोटल टाइम का मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3 से लेके tn ये टाइम लग रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड की, कि जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो फिर एवरेज स्पीड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, अब उसके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस इज v1 t1 v2 t2, तो हम लिखेंगे v1 t1 प्लस v2 t2। अब ऐसे करते करते करेंगे vn और ये tn ये आ जाएगा। टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम इज t1 प्लस t2 प्लस t3 से लेके tn ये आ जाएगा अपना एवरेज स्पीड, ठीक है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन दिया हो उसी तरीके से अपन ये कॉन्सेप्ट भी यूज़ करेंगे, ठीक है, तभी जाके ये सॉल्व हो पाएगा। अब देखिए इसके बाद एक स्पेशल के इसी में एक और चीज़ देख लेते हैं, और हम ये मान लेते हैं कि A से B तक, चलो कुछ नहीं मानते पहले, हाँ चलिए समझिए। जैसे अपन ये मान लेते हैं A से B और B से C, ठीक है। A से B तक जा रहा है t टाइम ले रहा है, B से C जा रहा है t टाइम ले रहा है, ठीक है। A से B जा रहा है v1 स्पीड से और B से C जा रहा है v2 स्पीड से, ये स्पीड से जा रहा है। हमसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड बताइए कितना होगा। तो देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि A से B तक जा रहा है v1 स्पीड से, तो डिस्टेंस कवर हो रहा है s1, B से C जा रहा है v2 स्पीड से और डिस्टेंस कवर हो रहा है s2 के बराबर, ठीक है। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस इज s1 प्लस s2 ये होगा, और डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो s1 इज इक्वल टू v1 t, तो हम लिखेंगे v1 t प्लस s2 का मतलब v2 इंटू टी, हम लिखेंगे v2 इंटू टी, ठीक है। यहाँ पे अपन t कॉमन ले लें, अंदर बचेगा v1 प्लस v2 ये बचेगा। तो ये टोटल डिस्टेंस आ गया है। अब हम बात कर ले रहे हैं टोटल टाइम का, तो टोटल टाइम, और टोटल टाइम का मतलब t प्लस टी, तो हम लिखेंगे t प्लस टी यानी ये आ जाएगा 2t के बराबर। तो टोटल टाइम कितना है 2t के बराबर। अब हम बात कर ले रहे हैं एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस का मतलब t v1 प्लस v2 अपॉन टोटल टाइम, और टोटल टाइम इज 2t, तो ये आ जाएगा 2t, t से t कैंसल आउट, तो v एवरेज हमारा आया है यहाँ पे v1 प्लस v2 अपॉन 2, ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड। बात समझ में आई। तो जिस तरीके से कंडीशन गिवन होगी उसी तरीके से अपन क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये आपको पता होगा तभी जाके आप क्वेश्चन तेज़ी से सॉल्व कर पाएंगे, और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी एवरेज स्पीड। इसके चलिए अपन बात करेंगे अब इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसके बारे में अगर थोड़ी बहुत यहाँ गड़बड़ हो गया होगा तो आप संभाल लेना, ठीक है। अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक कोई पार्टिकल या कोई बॉडी है ए से बी तक जा रही है, ठीक है। अगर ए से बी तक जा रही है, उसके पास कोई स्पीड है, मान लेते हैं कि इस इंस्टेंट पे, मतलब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर इसकी स्पीड हम मान लेते हैं 5 मीटर सेकेंड था, 5 मीटर पर सेकेंड था। तो हम बोलते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर किसी बॉडी की स्पीड को मेज़र किया जाता है तो वही होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे अपन बाइक्स वगैरह जब मूव चलाते हैं तो वहाँ पे जो हमें स्पीड देखने को मिलता है स्पीडोमीटर में,
वो एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जैसे होता है आप एक्सेलरेटर ज़्यादा जब लेते हैं तो वो जो उसमें सुई होती है वो बढ़ते चली जाती है, ठीक है, मतलब वो उसकी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड इंक्रीज होती चली जाती है। तो जैसे अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड को चेक किया जाता है तो उसी का नाम होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। कोई डाउट नहीं। तो ये था स्पीड के बारे में कुछ बातें। तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा और चीज़ों को देख लीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखेंगे कि क्या हमें पढ़ना है। बाय।